नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की, जिसको एनएसए बोलते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में, पावर्स के बारे में और इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्ट है क्या। इस एक्ट को प्रोमुलगेट किया गया था 23 सितंबर 1980 को, जब हमारे देश के अंदर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इस एक्ट को लाने का पर्पस था टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये एक निवारक निरोध कानून है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर के अंदर। ये एक्ट एम्पावर करता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को टू डिटेन ए पर्सन, अगर वहां पे अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि वो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर। मतलब कि जो पब्लिक ऑर्डर है उसमें खलल डालने का काम कोई भी पर्सन कर सकता है, तो उसको डिटेन करने की बात ये एक्ट करता है। और ये पावर होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर इस तरह का एक्ट पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस इरा की, जब हमारे देश के अंदर ब्रिटिश राज करते थे, उस समय भी 1919 के अंदर जो है वो रॉलेट एक्ट आया था, जो कि कन्फाइनमेंट अलाउ करता था विदाउट एनी ट्रायल। मतलब कि कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई वकील नहीं मिलेगा। जो सरकार थी वो किसी भी समय किसी भी पर्सन को जेल के अंदर डाल सकती थी। और अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, जब आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर जो फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन रूल आया था, वो आया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इनेक्टेड द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। मतलब कि 1950 के अंदर आज़ादी के बाद पहला हमारे देश के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन रूल आया था, जो कि 1969 के अंदर एक्सपायर हो गया था। लेकिन जो आपका एनएसए एक्ट है, ये इस एक्ट से मिलता जुलता एक्ट है। तो एनएसए जो है वो 1980 के अंदर आया था। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात एनएसए के अंदर की गई है, ये इन्वॉल्व करता है डिटेनमेंट यानी कि कंटेनमेंट ऑफ ए पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम एंड और फॉर एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। मतलब कि ये डिटेन करने की बात करता है उन लोगों को जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, जो मतलब कि फ्यूचर के अंदर कोई क्राइम कमिट कर सकते हैं या फिर वो फ्यूचर के अंदर एस्केप कर सकते हैं फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। मतलब कि वो भाग सकते हैं किसी भी तरह से, तो वो उनको डिटेन करने की बात ये करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3B के अंदर बोला गया है कि ये अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, और ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। यह आपका आर्टिकल 22 बात करता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 22(4) बात करता है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो ऑथराइज करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड मोर देन 3 मंथ। मतलब कि आप जो है वो 3 मंथ से ज्यादा किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी वो सेटअप करना पड़ेगा। अगर एडवाइजरी बोर्ड ये रिपोर्ट देता है कि वहां पे सफिशिएंट रीजन है इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को आगे बढ़ाने की, तो वहां पे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो मोर देन 3 मंथ भी हो सकती है। इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो है 12 महीने। लेकिन ये पत्थर की लकीर यहाँ भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो इस पीरियड को वो एक्सटेंड कर सकती है अगर उस पर्सन के खिलाफ कोई फ्रेश एविडेंस मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे पावर्स की, तो ये पावर दोनों गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। अगर कोई भी पर्सन पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी सप्लाईज है उनको भी डिस्टर्ब करता है, तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट। लेकिन उनको एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट के पास कि हमने इस पर्सन को अरेस्ट किया है। इसका 4th पॉइंट बात करता है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर फोर्स के अंदर नहीं रहेगा अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना अप्रूवल नहीं देती है विद इन 12 डेज। मतलब कि 12 दिनों के अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट उस अरेस्ट को अप्रूव नहीं करती है तो जो ऑर्डर है वो फोर्स के अंदर नहीं रहेगा। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इसके क्रिटिसिज्म को और क्यों इस कानून के अंदर आज भी सुधार होने चाहिए। पहला पॉइंट बात करता है नो बेसिक राइट। मतलब कि कोई भी पर्सन जब डिटेन होता है अंडर एनएसए तो उसके पास बेसिक राइट नहीं होते हैं। अगर हम सीआरपीसी की बात करेंगे तो वहां पे ये बोला गया है अंडर सेक्शन 50
कि कोई भी पर्सन को जब आप अरेस्ट करेंगे तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे। ये ड्यूटी होती है पुलिस ऑफिसर की और ये राइट होता है अरेस्टेड पर्सन का। लेकिन अंडर एनएसए ये ड्यूटी नहीं होती पुलिस ऑफिसर की उसको अरेस्ट के रीजन बताने की। सेकेंड पॉइंट इसका बात करता है कि कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट होता है अंडर एनएसए तो उसको एक डार्क रूम में रखा जाता है और उसको 5 दिनों तक, या फिर कोई एक्सेप्शनल कंडीशन है उसको 10 दिनों तक जो है वो जो रीजन है अरेस्ट के वो नहीं बताने की पावर होती है पुलिस अथॉरिटी के पास। थर्ड पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बात करता है नो लीगल एड। मतलब कि अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो वहां पे भी जिस पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है उसको लीगल एड जो है वो मुहैया करवाई जाती है, उसको वकील मुहैया करवाया जाता है। लेकिन अंडर एनएसए कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट होगा तो वो एंटाइटल्ड नहीं है लीगल एड के लिए। मतलब कि वकील की हेल्प नहीं ले सकता है जो उसके पक्ष से केस लड़ेगा। अगर हम करंट की बात करें तो डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया गया था अंडर एनएसए बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस एनएसए को जो है वो अवैध बताया था और डॉक्टर कफील खान को उसके बाद रिहा किया गया था। तो इसके अंदर जो है वो कोई भी लीगल एड की सुविधा नहीं होती है अरेस्टेड पर्सन के लिए। और लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो रिकॉर्ड है डिटेंशन का अंडर एनएसए वो मेंटेन नहीं होता है। हमारे देश के अंदर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि हमारे देश के अंदर कितनी एफआईआर हुई हैं और हमारे देश के अंदर एक साल के अंदर कितने क्राइम हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपका एनसीआरबी कलेक्ट करता है और वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन के अंदर आती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कोई भी डिटेंशन अगर होती है अंडर एनएसए तो हमारा एनसीआरबी इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करता है, ये डाटा वो कलेक्ट नहीं करता है। तो ये डाटा कभी सामने आ ही नहीं पाता है कि कितने लोगों को डिटेन किया गया है अंडर एनएसए। तो हमने ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए कि लोग क्यों इसके विरोध में बात करते हैं और वो क्यों ऐसा बोलते हैं कि इस कानून के अंदर काफ़ी सारे सुधारों की ज़रूरत है। तो दोस्तों यही था आज के लिए। आज हमने डिस्कस किया एनएसए, इसकी हिस्ट्री क्या है, पावर्स क्या हैं और लोग क्यों उसका विरोध करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे सुझाव है वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।